प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर। मैं अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड के अंतर्गत आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत आश्रम का अर्थ एवं अभिव्यक्ति तथा आश्रम व्यवस्था के विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ के सामाजिक जीवन में आश्रम व्यवस्था थी। भारतीय समाज में मनुष्य के जीवन को सुसंस्कृत, सुगठित और सुव्यवस्थित करने के लिए आश्रम व्यवस्था जैसी संस्था की नियोजना की गई थी। प्राचीन भारतीय चिंतकों ने मानव जीवन को समग्रतापूर्वक व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए तथा आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए उसे आश्रमों के अंतर्गत विभाजित किया था। उनकी दृष्टि में मनुष्य के लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवनों की महत्ता थी। उन्होंने मनुष्य की कार्य पद्धतियों का समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके जीवन के मूलभूत कर्तव्यों का विभाजन किया था। उन्होंने यह स्वीकार किया कि जीवन का लक्ष्य केवल भोग और जीना ही नहीं है, बल्कि योग में आदर्शात्मक आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करते हुए मोक्ष की ओर प्रवृत्त होना भी है। इसलिए उन्होंने आश्रम व्यवस्था में ज्ञान और विज्ञान, लौकिक और पारलौकिक, कर्म और धर्म तथा भोग और त्याग का अद्भुत समन्वय किया है। वस्तुतः पुरुषार्थ की अवधारणा आश्रम के माध्यम से ही की गई थी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति विभिन्न आश्रमों के सहयोग से ही मानी गई है। उन्होंने जीवन की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए ज्ञान, कर्तव्य, त्याग और आध्यात्म के आधार पर मानव जीवन को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास नामक 4 आश्रमों में विभाजित किया है, जिसका अंतिम लक्ष्य था मोक्ष की प्राप्ति। भारतीय चिंतकों ने मनुष्य के जीवन को 100 वर्षों का मानकर उन्होंने 25-25 वर्षों के 4 बराबर भागों में बांटकर आश्रम व्यवस्था की थी। आश्रम की अभिव्यक्ति। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत मनुष्य अपने जीवन में श्रम पूर्वक विभिन्न आश्रमों में कार्य संपन्न करता था तथा प्रत्येक आश्रम के पश्चात आगामी आश्रम के लिए प्रवृत्त होता था। मनुष्य 4 स्तरों यानी आश्रमों से होकर अपने जीवन यात्रा पूर्ण करता था। यह संपूर्ण योजना श्रम युक्त थी, जो मनुष्य के जीवन को परिश्रम के आधार पर विकसित करती थी। आश्रमों को जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा की जाने वाली जीवन यात्रा के मध्य का विश्राम स्थल माना गया है। प्रत्येक आश्रम का अपना अलग महत्व है। यह महत्व उसकी विशेष स्थिति को स्पष्ट करता है। आश्रम की अभिव्यक्ति में व्यक्ति की निष्ठायुक्त क्रिया और सर्वोत्तम प्रयास सहायक होता है। आश्रम का पालन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विधिपूर्वक किया जाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम की अभिव्यक्ति ज्ञान प्राप्ति से है। व्यक्ति इस आश्रम में रहकर संयम और नियम से शिक्षा और ज्ञान ग्रहण करता है। गृहस्थ आश्रम में वह सांसारिक उत्तरदायित्वों और गृहस्थ का कर्तव्यों का निर्वाह करता है। समस्त सुखों और सुविधाओं का उपभोग इसी आश्रम में माना गया है। मनुष्य अपने समस्त धार्मिक, आर्थिक और काम जनित कार्य इसी आश्रम में रहकर करता है। गृहस्थ आश्रम ही सभी आश्रमों का मूल है। सांसारिकता और भौतिकता से मनुष्य को धीरे धीरे ही छुटकारा मिलता है। इसलिए वानप्रस्थ आश्रम में वह घर बार छोड़कर वन में आरण्य आश्रमों में निवास करता है और ईश्वर की आराधना करते हुए आत्मचिंतन में अपना समय लगाता है। यह आश्रम ईश्वर की प्राप्ति के निमित्त एक आश्रम था। संन्यास आश्रम में मनुष्य को तप, त्याग और संयम का चरम आदर्श अपने समक्ष रखना होता था। वह पूर्णतया अकिंचन होकर भिक्षावृत्ति द्वारा जीवन निर्वाह करता था और सभी इच्छाओं, वासनाओं और आकांक्षाओं से ऊपर उठकर मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होता था। सभी प्रवृत्तियों का त्याग कर सन्यासी निर्वृत्ति मार्ग को अपनाता है और इस प्रकार वह उस लक्ष्य की प्राप्ति करने में समर्थ होता था जिसे
प्राचीन भारतीय चिंतक मानव जीवन का परम और अंतिम उद्देश्य मानते थे, जिसे वे मोक्ष कहते थे। आश्रम व्यवस्था का विकास। आश्रम व्यवस्था का उद्भव उत्तर वैदिक काल में हो चुका था। कुछ विचारकों का मत है कि आश्रम व्यवस्था का प्रचलन महात्मा बुद्ध के बाद अथवा पिटक की रचना के बाद हुआ था, क्योंकि इन रचनाओं में इनका उल्लेख नहीं मिलता। इन विचारकों का यह भी मत है कि उपनिषदों में भी चारों आश्रमों के नाम नहीं मिलते, किंतु इस मत में कोई सत्यता नहीं प्रतीत होती। यद्यपि वैदिक साहित्य में 4 आश्रमों का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, तथापि वहाँ ब्रह्मचारी तथा ब्रह्मचर्य शब्द का उल्लेख अनेक स्थानों पर मिलता है। यति का सन्यासी के अर्थ में 2 या 3 स्थानों पर उल्लेख हुआ है। ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों के रूप में जो उत्तर वैदिक साहित्य है, उसमें चारों आश्रमों का सत्ता का संकेत विद्यमान है। अतः आश्रम व्यवस्था से संबंधित शब्दों का उल्लेख उत्तर वैदिक कालीन अनेक ग्रंथों में हुआ है। यद्यपि ब्रह्मचारी, गृहस्थ और मुनि या यति के उदाहरण ऋग्वेद में मिलते हैं, किंतु व्यक्ति से संपूर्ण जीवन का 4 भागों में विभाजित होने का संदर्भ उत्तर वैदिक कालीन है। उपनिषदों में अनेक स्थानों पर आश्रम सूचक शब्दों का उल्लेख हुआ है। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि उस युग तक आश्रम व्यवस्था का प्रचलन हो चुका था। ऐतरेय ब्राह्मण के एक संदर्भ में यह कहा गया है कि ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण कर ग्रही यानी ग्रस्त बने, ग्रही जीवन बिताकर वनी वानप्रस्थ बने और फिर वनी होने के बाद परिवारजक यानी सन्यासी बन जाएं। वृदारण्य को उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी मैत्रेयी परिवारजक से कहा है कि मैं अब गृहस्थी से प्रवर्ज्य ग्रहण करने जा रहा हूँ, किंतु जिन संज्ञाओं द्वारा बाद में 4 आश्रमों का प्रतिपादन किया जाने लगा, उनका सर्वप्रथम उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। याज्ञवल्क्य ने राजा जनक को विभिन्न आश्रमों की व्याख्या करके सुनाई थी। संभवतः प्राचीन भारत में 4 आश्रमों की कल्पना धीरे धीरे विकसित हुई थी और उपनिषदों के रचना काल तक आश्रम व्यवस्था पूर्ण रूप से विकसित होकर सूत्र काल में आकर पूर्ण रूप से व्यवस्थित हुई। आश्रम के विभिन्न विभागों के नाम तथा उनके नियमों आदि का निर्धारण सूत्र काल तक होता रहा। सूत्र युग में ही आश्रमों के पारस्परिक संबंधों और उनकी कर्मगत व्यवस्थाएं स्थिर हुई। विभिन्न आश्रमों के भिन्न भिन्न नियम और व्यवस्थाएं बनी तथा उनके पालन हेतु विभिन्न मार्गों का निर्देश हुआ। यही कारण है कि सूत्र ग्रंथों, पुराणों, महाभारत और स्मृतियों में चारों आश्रमों का स्पष्ट और विशद रूप से प्रतिपादन किया गया है और ये भी बताया गया है कि चारों आश्रमों के क्या क्या धर्म व कर्तव्य है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने आश्रम व्यवस्था का अर्थ, आश्रम की अभिव्यक्ति तथा आश्रम व्यवस्था के विकास के बारे में अध्ययन किया है। वेरी वेरी थैंक्स।